हेलो एवरीवन, आई एम संतोष कुमार। तो मंडे को तो छुट्टी है, तो ट्यूसडे से जो मार्केट शुरू होगा और मतलब एक्सपायरी का भी हफ्ता है, तो इसमें बहुत ही कॉशियस रह के काम करने की ज़रूरत है। और अगर ओवरऑल मार्केट के व्यू के बारे में बात करेंगे तो दो बार मार्केट एक रेंज बाउंड है। मतलब अगर देखें तो पूरा अप्रैल और पूरा मई रेंज बाउंड रहा। मैक्सिमम समय इसने 8850 से लेके 9450 के बीच, इनफैक्ट बोलेंगे कि तो 9250 के बीच में, मतलब 400 पॉइंट की रेंज में पिछले 2 महीनों से जो है वो रन कर रहा है। 2 बार इसने कोशिश किया ऊपर जाने का। एक बार जब वित्त मंत्री साहब ने अनाउंसमेंट किया था, और एक बार जो लास्ट में है तब जब प्रधानमंत्री साहब ने अनाउंसमेंट किया था 20 लाख करोड़ के पैकेज का, तो उसने 9680 के लेवल को टच किया था। 2 बार इसने कोशिश किया कि 10,000 के ऊपर जाए, बहुत कोशिश किया तो वो, लेकिन वो वहाँ पे उसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मतलब कहने का पर्पस ये है कि शायद 10,000 का इतना पहाड़ जैसा रेजिस्टेंस हो चुका है कि इसको क्रॉस करना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी न्यूज़ दे दी गई है। अब शायद सरकार के तर्कश में वो अब ऐसे तीर भी नहीं बचे हैं कि जो इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। उनकी जितनी कैपेसिटी थी, अपनी फुल कैपेसिटी से उन्होंने हर चीज़ को अनाउंस करके व्यापारियों को, मार्केट को, पब्लिक को जितना बचाने की कोशिश की, उन्होंने काफ़ी हद तक उसको बचाया है। लेकिन अब बहुत कम स्कोप बचा है कि गवर्नमेंट के पास भी कि इसको और कुछ रिलीफ दिया जाए, चाहे मार्केट को हो चाहे व्यापारी वर्ग को। तो अब हम लोग बात करते हैं मार्केट के बारे में। तो अगर मार्केट की बारे में बात कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो पे बात करें, या जो निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स हैं उन पे बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इंडेक्सेस पे बात करने का पर्पस, अगर इंडेक्सेस को एज ए बेंचमार्क मान के जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक ट्रैप हुए हैं, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ की कवायद कर रहा हूँ कि इंडेक्सेस को ना देख के अगर अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे तो शायद आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा सही बताएगा। इंडेक्सेस जो है वो मैनिपुलेशन में है, तो क्योंकि गिने चुने 6-7 स्टॉक की बदौलत इंडेक्सेस को ऊपर या नीचे किया जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम नेक्स्ट वीक के मार्केट की बात करते हैं तो मुझे ऊपर का स्कोप बहुत कम नज़र आता है। ऊपर का स्कोप कम नज़र आता है, इसके कई सारे रीज़न है कि 2 बहुत बड़े अनाउंसमेंट के बाद भी अगर मार्केट उस लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा है या उस लेवल पे रुक भी नहीं रहा है, 1 से 2 दिन तक नहीं रुक रहा है और वो तुरंत नीचे रह जा रहा है, मतलब 9450 के नीचे अगर कोशिश जाता भी है किसी तरीके से, इसको खींचतान से करके कोशिश करके ले भी जाया जाता है, लेकिन वो तुरंत 1-2 दिन भी वहाँ पे सस्टेन नहीं करता है, वहाँ से नीचे आ जाता है। इसका मतलब ऊपर के लेवल पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। अब बात आती है नीचे के लेवल पे, सपोर्ट की बात करते हैं तो 8850 इसका मेजर सपोर्ट है। इस लेवल को तोड़ने पे ये शायद 82 या 8000 को टच कर लेगा, लेकिन अभी जो सिचुएशन है इसको देख के इतनी जल्दी ये टूटता हुआ मैं नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इसको तोड़ने के लिए मेजर कोई निगेटिव न्यूज़ या मेजर कारक चाहिए उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि 8850 काफ़ी सपोर्टिव हो। अगर मार्केट की सिचुएशन की या इकोनॉमी की बात करेंगे तो जो सेक्टर वाइज दिखाई दे रहा है कि फार्मा सेक्टर बुलिश है और अपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन में है। आईटी सेक्टर डॉलर इंडेक्स की वजह से बुलिश है, जो कि स्ट्रॉन्ग जोन में है। अभी लॉकडाउन खुला हुआ है तो ऑटो सेक्टर कंसोलिडेशन में चला गया है, वो गिरेगा नहीं, अगर बढ़ेगा नहीं तो गिरेगा नहीं, जिसकी वजह से कुछ हद तक मेटल सेक्टर भी इफेक्टिव में आएगा। अभी 50-50 जोन में है, तो गिरने के चांसेस
काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर कहें कि बढ़ने के चांसेस तो हम नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट कंसोलिडेशन में चला जाता है। आप लोग जब ये लेवल 8850 का लेवल तोड़े तो ही मार्केट में सेल करने में ज़्यादा इजी होगा। और मेरे को लगता है कि शायद ये जून फर्स्ट वीक में तोड़ देगा। एक्सपायरी का समय शायद ये यहाँ पे बिताए, या हो सकता है कि क्योंकि अभी कुछ निगेटिव न्यूज़ है, जैसे रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी के ऊपर में 3 चाइना बैंकों का जो निगेटिव न्यूज़ है उसकी वजह से फाइनेंशियल पहले से भी काफ़ी वीक है। क्योंकि निफ्टी पीएसयू बैंक का इंडेक्स जो है अपने लाइफ टाइम लो पे है। मतलब इकोनॉमी जो कि ताकत मानी जाती है, फाइनेंशियल जो है इकोनॉमी की जो ताकत मानी जाती है, वही अपने लाइफ टाइम लो पे है। और ऐसे समय पे ऐसी कोई न्यूज़ जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर को और भी नीचे गिरा सकती है। फ्राइडे को आरबीआई गवर्नर साहब की तरफ से जो स्पीच दी गई उसके बाद से आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल्स काफ़ी गिरे हैं। तो ज़रा सा भी फाइनेंशियल एक ऐसी बाउंड्री पे खड़ा है कि ज़रा सा भी कुछ भी अगर कोई छींक भी मारेगा ना तो सबसे इफ़ेक्ट फाइनेंशियल के ऊपर पड़ता है। तो ये एक सपोर्ट जोन भी है और जो कि बहुत समय तक नहीं रुक पाएगा। इसने काफ़ी हद तक कोशिश की है रुकने की, लेकिन ये मतलब देखा जाए तो आज की डेट में इकनॉमी जो है वो आईसीयू पे है। तो बहुत केयर हो के ट्रेड कीजिएगा, एक लेवल तोड़ने के पे ही नई एंट्री कीजिएगा। और पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स जो लोग डिलीवरी बेस लेना चाहते हैं वो बहुत सोच समझ के, जिसका बॉटम हो चुका है उसमें भी एसआईपी बेसिस में आप इन्वेस्ट कीजिएगा। आपको याद होगा कि मैंने 24 मार्च को एक पोर्टफोलियो के ऊपर में एक वीडियोस भी जारी किया था और कुछ पोर्टफोलियो के स्टॉक्स भी सजेस्ट किए थे। हालांकि वो स्टॉक्स आज की डेट में जो स्टॉक का बंच था वो पोर्टफोलियो आज की डेट में 30% के ऊपर का रिटर्न दे रहा है, लेकिन उस समय भी मैंने टोटल कैपिटल का 10% ही सजेस्ट किया था। उसमें मैंने दिया था कि 5 लाख का पैकेज है, इसमें से केवल 25,000 ही इन्वेस्ट किया गया है। तो इसको एसआईपी के रूप में आपको मौके बहुत मिलेंगे। अभी आने वाले समय में आपको मौके बहुत मिलेंगे। और एक्सपायरी का 1 हफ्ता बचा है, जिसके पास मंथली चार्ट डेवलप हो जाएगा और मंथली चार्ट के ऊपर जो है मार्केट ने निगेटिव जोन में, बेरिश जोन में एंट्री कर ली है। तो इस मंथ की कैंडल जब चेंज होगी तो वो कंफर्मेशन भी मैक्सिमम लोगों को हो चुका होगा। ठीक है, तो जब भी कोई ट्रेंड, चाहे वो बुलिश हो चाहे वो बेरिश हो, जब वो बदलता है तो वो ट्रेंड कम से कम 12 से 15 कैंडल तक रहता है मिनिमम, और 18 से 24। तो अगर वो कैंडल का चार्ट या डेटा मंथली चार्ट पे देख रहे हैं तो 12 से 15 कैंडल का मतलब है 12 से 15 महीने, और 18 से 24 हायर एंड है तो उसका मतलब है कि 18 से 24 महीने। तो आने वाला समय जो है वो बेरिश जोन में हो गया है। इस बीच मार्केट काफ़ी हद तक ऊपर नीचे होगा, लेकिन वो धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होगा। और जो नीचे बॉटम जब भी बनेगा तो यहाँ से जब उठेगा तो भी वो रातों रात नहीं उठेगा, उसको वो धीरे धीरे करके रिकवरी लेते हुए उठेगा। और ये करंट सिचुएशन भी यही बता रहा है कि जो स्थिति कोरोना वायरस की वजह से हुई है तो ये रातों रात आ जाएगा, चीज़ें सही हो जाएंगी, वो नहीं दिखता। अभी देखिए, अगर न्यूज़ आप लोग देखते होंगे तो पूरे वर्ल्ड की 100 से ज़्यादा लेबोरेटरीज़ में कोविड-19 के वैक्सीन के ऊपर में काम चल रहा है, लेकिन फिर भी 8 से 10 जो हैं वो फाइनल स्टेज पे हैं। जो फाइनल स्टेज पे हैं वो भी डिलीवरी की स्थिति में दिसंबर से पहले नहीं आ रही है उसकी डिलीवरी। तो आप ये मान के चलिए कि अगर दिसंबर से पहले तो 6 महीने तो उसको बनने में ही लग जाए, अपने लोगों तक पहुंचने में ही लगेगा, और उसके बाद कितना टाइम लगता है रिकवरी में। तो ये एक लंबा प्रोसेस में चला गया है। अब हम लोग बात करते हैं कमोडिटीज़ के बारे में। तो कमोडिटीज़ में गोल्ड, देखिए
मार्केट नेगेटिव है तो गोल्ड पॉजिटिव, गोल्ड काफ़ी समय से पॉजिटिव है। गोल्ड की पॉजिटिवनेस देख के ही 1.5-2 साल पहले ही मैंने मार्केट के बारे में बोला था कि ये जो मंदी आएगी वो 2008 के बराबर नहीं, ये कम से कम 1929 के बराबर है, जो कि पहले के वीडियोस में आज से 1 साल 1.5 साल के वीडियोस में जो मैंने जारी किए थे उसमें ये चीज़ मेंशन है। तो गोल्ड बुलिश है, गोल्ड का 2050 को टच करेगा इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि अभी 1730-20 के आसपास चल रहा है। तो अगर यहाँ से अगर 25 से 30% की अपसाइड मिनिमम देखते हैं तो जो करंट रेट पे गोल्ड चल रहा है इंडियन मार्केट में, इसमें भी 25 से 30% का मिनिमम ग्रोथ आने की संभावना है। गोल्ड के पीछे पीछे छोटा भाई भी सिल्वर है, तो गोल्ड के पीछे पीछे सिल्वर का भी प्राइस जाएगा। तो गोल्ड हर डिप में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है, तो गोल्ड के ऊपर में बाइंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रूड की। तो क्रूड के बारे में जो बात करेंगे, तो क्रूड जो 33 के या 32 के ऊपर गया है, तो यहाँ पे अब अपने हायर एंड में पहुँच गया है। हायर एंड में पहुँचने का मतलब है कि अब यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं। तो मेरे को नहीं लगता है कि 35-80 के ऊपर जाएगा। ठीक है, लॉकडाउन खुल गया है, जब लॉकडाउन खुला था तो भी ये इसी रेट पे चल रहा था, 30, 28, 30, 32 के रेट पे चल रहा था, और अभी पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं खुला है, तो ये अपने हायर एंड पे है। इसमें क्रूड में लास्ट वीडियो में मैंने बोला है, तेज़ी और सस्टेनेबिलिटी तब आएगी जब ये 40 के ऊपर 1-2 महीने सस्टेन करेगा, तो ही इसमें तेज़ी आएगी। अदरवाइज़ ये सेल ऑन राइज वाली मार्केट है क्रूड की। एनजी की बात करेंगे तो एनजी यहाँ पे 1.25 के लेवल पे जो इंटरनेशनल लेवल है, वो कहीं ना कहीं बॉटम बन गया है। क्रूड का बॉटम बन गया है, ये हम मानते हैं। अब जब ज़ीरो हो गया था लास्ट एक्सपायरी में, तो उसके नीचे क्या जाएगा, मतलब माइनस में जाएगा। तो जो क्रूड से रिलेटेड शेयर्स हैं उनमें आप एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने 4 शेयरों के नाम भी दिए थे कि आप उनको एसआईपी के रूप में धीरे धीरे करके ऐड करते रहिए। डॉलर इंडेक्स, अब बात करते हैं करेंसी की। तो डॉलर इंडेक्स बुलिश है और मंथली चार्ट पे बुलिश है, और वो अभी 100 के आसपास चल रहा है। वो जब तक 111-112 तक नहीं आएगा तब तक उसके अंदर रिट्रेसमेंट या रिवर्स के सिग्नल नहीं देगा। तो एक बार उसको वहाँ पे आना चाहिए। अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो अपनी करेंसी वीक होगी, इसलिए यूएसडी आईएनआर पॉजिटिव जोन में बना हुआ है। वीक टू वीक, मंथ टू मंथ ये बढ़ रहा है, जो कि 75 या 50 के आसपास तो है ही है। तो अब ये शायद 80 को बहुत जल्दी टच करने की कोशिश करेगा। तो अगर यूएसडी आईएनआर बढ़ गया है, बढ़ रहा है, और डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, डॉलर इंडेक्स, और प्लस क्रूड तो ज़ीरो का लेवल देख चुका है, तो क्रूड से हमें जो बेनिफिट होना चाहिए था, अब उससे ज़्यादा तो क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो क्रूड के फिगर को हम नेग्लिजिबल करके चल रहे हैं। इस ऐसे केसेस में डॉलर इंडेक्स के बढ़ने से आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा। इसीलिए मैंने पहले बोला कि आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर बुलिश हैं, और लॉकडाउन खुलने की वजह से ऑटो सेक्टर में कंसोलिडेशन फेज में चला गया है, या हल्की सी बढ़ोतरी होगी। जब ऑटो सेक्टर में बढ़ोतरी होगी, ऑटो सेक्टर में मैक्सिमम यूज़ मेटल का होता है, तो मेटल सेक्टर में होगा। इन सब के बावजूद भी अगर मार्केट गिरने को के सिग्नल दे रहा है, तो इसका मतलब फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा वीक है, और सेक्टर का भी योगदान है, लेकिन बाकी के सेक्टर एफएमसीजी है, ये सेक्टर है, इन सब के ऊपर में निगेटिविटी बनी रहेगी। मार्केट लॉकडाउन खुलने के बावजूद भी लोगों के मन में भय है, और ये भय बना रहेगा, क्योंकि जो आंकड़े 15 दिन पहले 50-60 हज़ार पे थे, आज वो 1,28,000 पे हो गए। पर डे 7 से 8 हज़ार आने वाले समय में फिगर बढ़ेगी, तो ये एक भय पैदा करेगा। आदमी चाह के भी बाहर नहीं निकलेगा, और शायद 15 जून के बाद ये अपनी चरम सीमा पे होगा। तो हम लोग अगर मार्केट के बारे में बात करें तो सीधे से
जो भी डिसीजन लें बाय का या सेल का, स्टॉप लॉस को लेते हुए वर्कआउट करें, मार्केट के अगेंस्ट ना खड़े हों, फंडामेंटली भी व्यू से भी उसको जज करें और लॉजिकल व्यू से भी उसको जज करें, टेक्निकल व्यू से भी उसको जज करें, और जो सही निर्णय आपको लगता है उसके हिसाब से उसको ट्रेड कीजिए। लेकिन आपका निर्णय गलत भी हो सकता है, इसके लिहाज से अपने मन में पहले से एक स्टॉप लॉस निर्धारित कीजिए और उस स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। यही आप लोगों से मेरी गुजारिश है। तो नेक्स्ट वीक के लिए इतने रखते हैं, आने वाले वीक में जैसा मार्केट होगा उसके हिसाब से अपना मार्केट का व्यू शेयर करेंगे। थैंक यू।